हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकृति चित्रकार टर्नर की, जोसेफ मैलॉर्ड विलियम टर्नर की। ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश कलाकार थे और इनका जन्म 23 अप्रैल 1775 को कोवेंट गार्डन, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। टर्नर एक ऐसे प्रतिभाशाली चित्रकार थे जिन्होंने सुंदर और विभत्स दोनों ही प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किया। विभत्स इस दृष्टि में कि प्रकृति का जो रौद्र रूप है, जो जिसमें प्रकृति चीज़ों को नष्ट करती है, कहीं ना कहीं उससे नुकसान होता है मानवीय सभ्यता को, वह उसका रौद्र रूप के रूप में हम उसको जानते हैं। तो इन्होंने जहाँ कांस्टेबल ने प्रकृति के शांत रूप को चित्रित किया था, वहीं इन्होंने प्रकृति के रौद्र रूप, हालांकि इन्होंने सुंदर शांत दृश्य भी बनाए प्रकृति के, परंतु इनको जाना जाता है प्रकृति के रौद्र या विभत्स रूप को चित्रित करने के दृष्टिकोण से। इन्होंने समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, चमकती धूप और विशाल मेघों से आच्छादित आकाश का उन्होंने सुंदर अंकन किया। और जैसा कि बताया कि 1975 में इनका जन्म हुआ था और 19 दिसंबर 1851 को 76 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख विशेषता रही कि इन्होंने चित्रों में एक तो जैसा बताया कि नदियों का, तालाबों का, समुद्रों के तूफानों का इन्होंने अंकन किया। दूसरा, इन्होंने इनके जो चित्र होते थे उसके अंदर अंधेरे के क्षेत्र, डार्क पोर्शंस ज़्यादा होते थे और जो लाइट है वो सीमित एक सोर्स से या क्षेत्र से या दिशा से आती प्रतीत होती थी। नाटकीयता इनके चित्रों में अगर प्रकाश की दृष्टि से देखें तो वह मिलती है। और इसका एक अच्छा उदाहरण हमने फिशरमैन एट सी नामक चित्र के बारे में जब हमने उसको गहराई से चर्चा करके देखा तो उसके अंदर ये तत्व नज़र आते हैं। और इनका जो स्नो स्टॉर्म है और एक जो प्रसिद्ध चित्र जिसको हम जानते हैं रेल, स्टीम एंड स्पीड, इसके बारे में हम बात करेंगे। और रेल, स्टीम एंड स्पीड जैसा कि नाम से दिख रहा है कि इसमें रेल भी है, ट्रेन भी है। और चूँकि उस समय जो स्टीम इंजन्स होते थे तो उनसे निकलने वाली स्टीम भी है। और जो स्पीड, जो तीसरा तत्व जो इसमें हम टाइटल में देख रहे हैं वो है स्पीड। तो स्पीड को चित्र के माध्यम से दर्शाना, ये इस चित्र की एक तरह से हम प्रमुखता या विशेषता कह सकते हैं। इस दृश्य में अगर हम ये एक तरह से प्रभाववादी चित्रकारों को बहुत प्रेरित करने वाला चित्र मान सकते हैं, क्योंकि इसमें वातावरण में से कहीं कहीं झांकते हुए पुल और ट्रेन या रेल दिखाई दे रही है। जो नदियों के ऊपर जो पुल बने होते हैं वो भी हल्के हल्के कहीं कहीं दिख रहे हैं। ज़्यादातर भाग में अगर हम उसको जूम इन करके देखें, उसको और नज़दीके से देखें तो केवल रंगों का ही प्रभाव नज़र आता है और हल्के हल्के उसमें कहीं कहीं जो आकृतियाँ नज़र आ रही हैं। जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड को दर्शाने के लिए उसके अंदर जो पीछे की गाड़ी है, आगे का इंजन का केवल सम्मुख भाग नज़र आ रहा है और उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम स्टीम की संज्ञा दे रहे हैं। और पीछे का भाग
चूँकि पर्सपेक्टिव में जा रहा है तो वैसे ही आकार की दृष्टि से रेखीय परिप्रेक्ष्य या लीनियर पर्सपेक्टिव की दृष्टि से वह छोटा होता जा रहा है, और परंतु साथ ही वो इतना धुंधला है कि अगर हम उसको नज़दीकी से देखते हैं तो मात्र रंगों के कुछ क्षेत्र नज़र आते हैं। कहीं कहीं अगर उसको बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखें तो उसमें कहीं कहीं पहियों को मात्र रंगों के धब्बों से दर्शाने का प्रयास किया है, या ये एक मालगाड़ी का दृश्य नज़र आ रहा है अगर हम इसको देखें तो, और इसमें कुछ सामान लदा हुआ नज़र आ रहा है। तो ट्रेन के नाम पे इंजन का सम्मुख भाग ही प्रमुखता से दिखाई दे रहा है, और सम्मुख भाग में भी एक काला भाग जिसके ऊपर शायद चाकू या नाइफ, जो पैलेट नाइफ होता है, उससे रंगों के मोटे क्षेत्र स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं। तो तकनीकी दृष्टि से इसमें सभी तरह की तकनीक का उपयोग नज़र आ रहा है। कहीं कहीं हमें जो जल रंगीय पारदर्शिता है वो ऑयल माध्यम में दिखाई दे रही है। यह भी इनकी एक विशेषता रही कि इन्होंने जल रंगीय चित्रण काफ़ी किया, जल रंगों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया, और जब इन्होंने तेलीय चित्र रंगों का प्रयोग किया तो उसके अंदर भी वही तकनीक का समावेश किया जो जल रंग में, मतलब उसकी पारदर्शिता कहीं कहीं रखी, जिससे पीछे वाले जो रंग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो टेक्निक की दृष्टि से इसमें कहीं रंगों की मोटी परतों का प्रयोग है, कहीं रंगों की पतली परत का प्रयोग है, और अगर आकारों की दृष्टि से देखें तो हमें बस कहीं कहीं ये एक जगह जो चित्र के बाएं भाग में पुल की धुंधली छवि नज़र आती है, और चित्र का मुख्य आकर्षण जो रेल है उसका भी केवल एक काला इंजन का आगे का भाग, उसके ऊपर रंगों के कुछ पैलेट नाइफ से लगे हुए पैचेस नज़र आ रहे हैं, और पीछे पृष्ठभाग में ये विलीन होती हुई नज़र आ रही है। कुल मिला के इसमें रंगों का अद्भुत प्रयोग ही इस चित्र की विशेषता है। कोई डिटेल्स नहीं है किसी भी तरह की, ना ट्रेन की पटरी नज़र आ रही है, ना हमें पीछे प्रकृति का कोई विशेष भाग नज़र आ रहा है, और जो होराइज़न है वो लगभग बादलों और पहाड़ों में विलीन हो गया एक तरह का, उसमें भी कहीं एक स्पष्ट रेखा नज़र नहीं आ रही है। तो यह चित्र प्रभाववादी चित्रकारों की दृष्टि से देखें तो एक तरह से प्रभाववादी चित्र ही नज़र आता है, और शायद ऐसे चित्रों से ही प्रेरणा लेकर बाद में प्रभाववादी चित्रकारों ने अपनी अंकन पद्धति में रंगों का विशेष महत्व रखा, और उसके अलावा प्रकाश को और वातावरण को के प्रभाव को दिखाने की चेष्टा की। तो ये बहुत ही इनका प्रमुख प्रतिनिधि चित्र है। और इसी तरह का एक और चित्र है स्नो स्टॉर्म एंड स्टीम बोट ऑफ हार्बर्स माउथ। इसमें स्नो स्टॉर्म है, मतलब बर्फीला तूफान है, स्टीम बोट है जो कि स्टीम बोट जैसे स्टीम इंजन होता है ट्रेन के लिए, जैसे स्टीम भाप से चलने वाली बोट्स भी होती है, ऑफ ए हार्बर माउथ। तो ये दृश्य को भी अगर हम देखें तो इसमें भी लगभग वही वातावरण नज़र आता है जो पूर्व के चित्र जिसकी हमने चर्चा की उसके अंदर स्टीम, स्पीड और ये ट्रेन, ये जो चित्र है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी बोट के नाम पे हमें मात्र बीच में हल्के प्रकाश में, हल्के धुंधले प्रकाश में एक रंगों के कुछ धब्बे नज़र आते हैं, और एक जो पाल है, पाल टाइप का, या एक जो एक स्तंभ निकला हुआ है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी बोट का दृश्य है, स्टीम बोट का। उसके अलावा लहरों के और तूफान के अंकन में इतना खूबसूरती से उसको चित्रित किया है
कि ये पूर्ण तरह से एक तरह से जो है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, वस्तु निरपेक्ष चित्रण के समकक्ष आ गया है। जो मोने के चित्र थे या फिर माने के जो वाटर लिलीज़ वाले जो सीरीज़ थी, उसकी अगर हम चर्चा करें तो यह चित्र लगभग उसी श्रेणी के प्रतीत होते हैं। और इसके अंदर आकारों को महत्व बिल्कुल नहीं दिया गया और ज़्यादातर प्रकाश और वातावरण का प्रभाव और रंगों का प्रयोग ये प्रमुखता से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो टंडर है उनकी कला के दो प्रमुख विशेषताएं नज़र आई। एक तो उन्होंने जो है अंधेरे के चित्रों का अधिक अंकन किया और दूसरा अपने जल रंगीय पद्धति का उन्होंने तेल चित्रण में तकनीक में प्रयोग किया और तीसरा अगर हम बात करें तो उनके विषय की दृष्टि से उन्होंने प्रकृति के रौद्र रूप या विभत्स रूप को अधिक प्रमुखता से चित्रित किया है। तो आज हमने पढ़ा प्रमुख चित्रकार टंडर के बारे में और आने वाले लेक्चर में हम अन्य चित्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।